फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है। तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। नहीं वो सरप्राइज्ड, अरे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप हैं, मैं जो सिखाया है तेरे को ना, एक टॉपिक देता हूँ, कोई भी 3-4 टॉपिक, तू एक टॉपिक पे इंग्लिश में बोल के दिखा जो तेरे आगे आने वाला है लेक्चर। बिलीव मी, उसने 3 मिनट बोला आंख में आंख डाल के, एंड उसकी मदर जो थी जिन्होंने मास्क लगा रखा है पहले मुंह पे, वो हटा के, एंड आई कुड सी है ना कि रो रहे हैं, और उसके फादर हैं वो बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत करके बोला उठाते, मैंने नहीं, वो खड़े भी हो गए यार, और खड़े होके वो हालांकि बहुत जोर से नहीं बट ऐसे किया उन्होंने। देन आई टोल्ड हिम, मैं बेवकूफ़, 3 मिनट बोलने से अगर तेरा फादर खड़ा हो सकता है हिम्मत करके, ताली बजा रहा है तेरे लिए, और तेरी मदर अगर है ना रो रही है कि मेरा बच्चा है, जस्ट इमेजिन थोड़ी और मेहनत कर लेगा, यूनिफॉर्म लगा ली और एक सलूट मार दिया तूने इनको, तो क्या बचेगा इनमें? दोस्तों हमने बहुत सारे मिलिट्री पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, रिलीज किए हैं, पर हमें एक बहुत ज्यादा इंटेंस एपिसोड मिला था कर्नल बैरवान के साथ। इंग्लिश एपिसोड था, वो एपिसोड बहुत बड़ा हिट बन गया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी उस एपिसोड पर आई प्रॉमिस यू ये जो हिंदी वाला एपिसोड है ना, उससे भी ज्यादा इंटेंस है। आपको पहले के 10 मिनट में ही इंटेंसिटी फील हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं कहूँगा कर्नल बैरवान के बारे में, पर ये डेफिनेटली कहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस गेस्ट थे। क्यों? खुद जानिए, आगे देखिए TRS हिंदी का ये मिलिट्री स्पेशल। जय हिंद। कर्नल राजीव बैरवान, वेलकम टू TRS हिंदी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइटिंग फिट, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इट्स ऑलवेज गुड है ना, अच्छा लगता है यंगस्टर से बात करके, यू फील दैट वाइब्स एंड एनर्जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हाल ही में हमने एक 2 घंटे का लंबा इंग्लिश पॉडकास्ट शूट किया था। हिंदी पॉडकास्ट का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। कोई बात नहीं यार, अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए, मेरा मानना है नहीं? हाँ जी, सारे फ्लेवर्स इंपॉर्टेंट हैं जी। आई फील कि मोस्टली मिलिट्री पॉडकास्ट में ना, मैं यूजुअली मिलिट्री कॉलेज से इन पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ, बट इन योर केस मेरे को ठंड से शुरुआत करनी है। क्योंकि कोई बात नहीं, इंग्लिश पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपने इंडिया में JNK में भी सर्व किया, आपने नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया, आपने अफ्रीका में भी सर्व किया, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शायद ऑनलाइन कह भी नहीं सकते। उन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है। यू आर अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड ऑपरेशंस एज वेल। इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं ठंड से करना चाहूँगा सर। हाँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ महसूस हुई है और क्यों? ठंड कहाँ महसूस हुई है? यार अगर मुझसे पूछोगे, या मेरे साथ में जो लोग कमांड में रहे हैं उनसे पूछोगे, तो बोलेंगे कि है ना, इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना ठंड से ना गर्मी से, ना ऐसा ही था एक्चुअल में भी जी। मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज ए बटालियन कमांडर, तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि PT और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो, मैं नेवर, ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए। एंड फिर एक दिन मेरे पास में एडजुटेंट आता है, क्या सर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैं कितना? कैसे -35 38 के बीच में रेंज कर रहा है। मैं ठीक है, पता लग गया, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में दूसरा ओहदेदार आया, फिर सूबेदार मेजर साहब आए, फिर आखिर में 2IC आया। पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए। कैसा टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है। मैं किसको इसको ठंड लग रही है? बोलो सभी को, सब यूनिट में सब ट्रुप्स वगैरह सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है। मैं फिर आई होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे कि PT कैंसिल कर दें। बोला पॉइंट तो यही है साहब। ओके गुड, कितनी देर करते हो PT? बोला 8 से 9। मैं 2 घंटे कर दो, 8 से 10। मैं इतने में गर्म हो जाएगी बॉडी? तो बोला यार ये आदमी तो उल्टा ही ले रहा है। डेजर्ट की साहब थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। मैं 3.5 घंटे जितना चाहिए उतना कर देते हैं। तो बोला भाई इसको समझ में नहीं आ रही। देन फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, पास में से इंडस रिवर निकलती थी, बट इतना ठंडा था मैं सबको नदी के पास में लेके गया। मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ। स्पा में कहाँ पे? मैं नेचुरल स्पा है, होली डिप करते हैं, मज़ा आएगा। वहाँ जाके पहले शर्ट उतारी, उसके बाद में वेस्ट उतारी, और उसके बाद में जब लोगों को होली डिप दी उसके अंदर,
तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो मतलब निकले हैं ना उनके मुंह से शब्द, आई कांट इवन टेल यू। दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई। मतलब उसमें गाली गलौज से मस्ती लेके सब कुछ था। मैं सेम टू यू, जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू। एक गया दूसरा गया, बट उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया। उसके बाद में मेस पार्टी के बंदे थे वो भी आगे दौड़ गए, सब मैं भी आ जाऊँ तो आ जाओ, मोर द मेरियर। एक एक करके सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई एंड उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई कि सब ठंडा हो रहा है। मैं जिसको ठंड लग रही है मुझे बता देना, शर्तिया इलाज है मेरे पास में। वो आखिरी दिन था यार, उसके बाद में ना कभी किसी ने मुझे नहीं कहा। बट एक हमने बटालियन फोटोग्राफ भी शूट किया था -38 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ना कोई इनर पहना था ना कोई थर्मल वियर थी, बिकॉज ठंड हो गर्मी हो ऑपरेशन चैलेंज है ना। आई फील इट इज ऑल द माइंडसेट, एटीट्यूड। आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचोगे ना वैसी होगी। जैसे नज़ारे आप देखना चाहते हो, नज़र वैसी रखो, नज़ारे बनी आप दिखेंगे। सर पर इन रियलिटी -38 डिग्रीज में क्या फील होता है? लाइक फीलिंग लेस होते हो आप। फीलिंग होती ही नहीं है यार। एंड ठंड में सर्वाइवल इज़ नॉट ईजी। गाड़ी अगर आपने ऑन करनी है, नॉर्मल आदमी ठंड में शायद रात को एक बार भी नहीं उठता होगा। वहाँ पे एक जवान को एमटी में मैंने चेक किया, मैं कैसे करते हो आप लोग, गाड़ी कितनी बार ऑन करते हो? तो रात को 5 से 6 बार गाड़ी ऑन करनी पड़ती है। एक डेढ़ घंटा गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी के नीचे जहाँ आपका फ्यूल टैंक होता है उसके नीचे तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव, ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल, ताकि आपकी गाड़ी चल सके। ऐसी कंडीशंस हैं। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, एक मारी स्टार्ट हो गया। बट वहाँ पे गाड़ी चलाना दूर की बात है, सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में 5-6 घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है जवान। सोता कब है? सुबह भी ड्यूटी है, 5-6 बार उसको गाड़ी ऑन करनी है। सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी इजी। वहाँ पे पानी है आपके साथ से जा रहा है, बट आपको फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जहाँ पे बकेट रखी है, बकेट के ऊपर माई टूथ ब्रश है ना, टेलकम एंड एवरीथिंग इज केप्ट, एंड वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। आप ऐसी कंडीशंस में आप रह रहे हो, बर्फ़ है चारों तरफ, आप इतनी बर्फ़ इकट्ठी करेंगे एंड उसमें से इतना सा पानी निकलेगा, एंड जब आप गर्म करके निकालते हैं, बिलीव मी उसका कोई टेस्ट नहीं होता, आपकी प्यास ही नहीं बुझती है। सो ठंड में चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं तभी तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है और ज़बरदस्त ब्रांड है। यू नो, आप मेरे को कहीं पे भी दिखाइए, मैंने अपने अपोजिट देखें काउंटर पेयर्स, अगर चाइना की बात करें, उनके ट्रुप्स हैं, उनके पास में हथियार ज़रूर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे वेपन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, बट एक हिंदुस्तानी जवान और एक दूसरा चाइनीज़ जवान, देयर इज़ नो कंपैरिजन। गुड़ और चने खा करके भी हमारे जवान लड़ते हैं, दे नेवर कंप्लेन। उनका जवान नहीं लड़ सकता। मैंने उनको देखा है, जिस तरह की गाड़ी में आते हैं वो बर्फ़ में, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं, आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो 2 मिनट में। यहाँ पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान, ठीक है, और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है। उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूँ, हिल जाएगा, नहीं कर पाएगा। ये हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है, खुश रहता है उसके बावजूद भी। जब भी पूछो तो बड़ी चार्जअप रहता है और हमेशा बोलता है मेरा देश, मेरी फौज, नाम नमक निशान, ये 3 वर्ड हैं छोटे से, इसके लिए कर जाते हैं लोग। तो ठंड वंड मायने नहीं रखती, खुश होकर जाते हैं लोग। आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद? आप कैसे बदलते हो एज अ मैन? यार हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने। जब आप देखते हो ना चैलेंजेस और लोगों को देखते हो उसमें भी खुश है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गए, आपके पास खाना कम है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं तो मान लीजिए 4 लोग हैं और 1 रोटी का टुकड़ा है सिर्फ आपके पास में। भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है, थके भी उतने ही हुए, आपने उतना ही किया। बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं, फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर जो सबसे छोटा है 4 टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए जो सबसे जूनियर है, और पहले उसके पास जाना चाहिए। अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है, मैं खा करके आया हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, 2 इससे दिए जाएँ बट जूनियर को दिए जाएँ। हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने। किसी एक को गोली लगती है ना तो वो जो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं, किसी एक को लगती है, तकलीफ दूसरे को होती है। नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए, दिल्ली में, अलग अलग प्लेसेस में, जहाँ 7 से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग, लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी। मैं रात को वहाँ पर रुका हूँ, उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। आपको जो स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा, मैं भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है ना, फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो। दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना, ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसी एक को तकलीफ होती है 10 लोग है ना मायूस होते हैं, उस तकलीफ को शेयर करते हैं। सर आपके पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में क्या आपने किसी को गोली लगते हुए देखा? पहले में नहीं, बट हाँ वैसे देखा है मैंने। जब पहली बार किसी को गोली लगी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या चला? यार उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है उस समय ना, बाकी को और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए,
कुछ भी रूल तोड़ने पड़े, आपको किसी भी हद तक जाना है, आप वहाँ पे जाओ, बट ये बंदा मेरा बचना चाहिए। एक मैं ऑपरेशन छोड़िए, मैं एक ट्रेनिंग का देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले दे करके वो 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गायब था, गायब था, मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे। और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल इसके हाथ में। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोल रहा, मैं क्या हुआ है, बड़ी कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा है। आई नो, टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, 4 शॉट इज गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोल रहा, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा है बड़ी, ले चलेंगे तेरे को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में, मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बैठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी। वहाँ से नागालैंड पहुँचे, जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है। वहाँ जाके मैं अंदर गया, मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। उन्होंने देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअलिटी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को, बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराए, उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं कैसे हैं आप, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? बोला वो बच्चा, मैं आई लेके चलते हैं। वहाँ लेकर के गए। उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया। और उसके बाद में, बिकॉज ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना, सस्टेन नहीं कर पाती उतना प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम विच वाज इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर मी ऑल्सो। यू नो, जो हो गया मेरी आंखों के सामने, वो तो चलो, मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा एंड इकलौता बच्चा जाते हुए देख के, है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए। वो उनमें जान ही नहीं बची थी। बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा, बैठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को, अब क्या दिखाएंगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, तो मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। मदर को मना किया गया कि फौजी कुछ नॉर्म्स हैं, समझाया उनको, ये वो, फादर को दिखाया, बट वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर CO so and so RR passed away in the ऑपरेशन। अब ये 24 घंटे बजता रहता है मेरा फ़ोन, बिकॉज आई वॉज इन सच ए ब्रांच जहाँ पे वी वर डीलिंग विद ऑपरेशन। कहीं पे भी हो रहा हो, इट वॉज थ्रू अस। अब हर बारी जितनी बार फ़ोन बजता है, कितनी बार लोगों को डर लगता है। फ़ोन, जनता वॉलंटरली पूरे दिन पर फ़ोन में उंगली करती है। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा फ़ोन ना बजे तो बहुत अच्छा है ना, बिकॉज वो हमेशा रहता है मन में, फ़ोन बजेगा तो वो बोलेगा सब एक कैजुअल्टी, चॉपर चाहिए, एक बंदा गया, एक और गया। एंड इट हैपन्स, रूटीन है ये। आप RR में देखिए, JNK में, हर रोज एक बंदा किसी घर से जाता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना, अपने बंदे को देखना। इमेजिन 4 बजे आप किसी के घर में जाते हो एंड यू हैव टू टेल, आपको घर में बताना है उनको कि सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो और मेजर सो एंड सो इज नो मोर। आसान नहीं है। फिर भी हिम्मत करके गए घर पे, नॉक किया 4 बजे। उस लेडी की आप हालत सोचो,
जिसको आदत नहीं है कि भाई 4 बजे मेरे घर की कोई बेल बजाएगा, बट आज अचानक से बजती है। उनको ये भी पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इलाके में मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे हैं और ऐसा सा माहौल है। 4 बजे घंटी बजने के साथ साथ मन में 10 तरह के है ना ख्याल आते हैं, और सही आते हैं कि घंटी अच्छी नहीं बजी, 4 बजे बजा, कुछ हुआ है। इट इज़ नॉट द नॉर्मल रूटीन। जब सामने खड़ा हुआ एक फौजी ऑफिसर दिखाई दे और उसकी शक्ल में लिखा होता है साफ साफ कि है ना ये कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे, तो उसी समय हाव भाव चेंज हो जाते हैं पूरी बॉडी के। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब ठीक है। बड़ी रो करके मायूस आवाज़ में पूछा उन्होंने लेडी ने, होप ऑल वेल। ऑल इज़ नॉट वेल। मूवीज़ में है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट वेल। मैंने उनको बताया ये है, एंड खुद को भी रोना आ रहा है बताते समय। एंड वहाँ पे व्हेन यू सी लेडी, मैंने कहा ऐसे से हुआ है। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। शी वेंट इनसाइड, अपनी बेटी को उठाया, उसकी हेयर कॉम करने लगी, एंड शी वाज जस्ट बिहेविंग वेरी नॉर्मल। आई न्यू कि शी लॉस्ट सेंसेस एट ऑल। उसके बाद में वो बॉडी वहाँ लेकर के आई जाती है। रिचुअल्स में लेडी को भी वहाँ पे लेकर के आए। शी वॉज नॉट एबल, वो खड़े होने की हिम्मत में नहीं थी। उनको इंजेक्शंस दे करके विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग उनको वहाँ पे खड़ा रखा है। सी दैट शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। वहाँ पे लेकर के आए। उसके बाद में व्हेन डेड बॉडी को घर भेजा जाता है पेरेंट्स के पास में, लेडी को भी साथ में भेजना है, बट सिडेशन दे करके भेजा है, एटलीस्ट वो सफ़र ठीक ठाक कर लें घर तक का। उस हालत में भी नहीं ठीक से बैठ सकें। बच्चे छोटे छोटे, कहना बड़ा आसान है, लोग है ना 2 दिन लगाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि ओके जिंदाबाद, शहीद, नमन एंड ऑल दैट। रेप रेप रेप, बहुत बड़ी फद्दू अंग्रेजी, रेप। किसी के घर से कोई बंदा जाता है ना, उसकी भरपाई लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती कभी भी। लोग एक बार करके अपनी आहुति दे के सब कर देते हैं, धन्यवाद। उसके बाद कितने लोग पूछते हैं 4 दिन के बाद में, 1 महीने बाद कितने लोग जानते हैं, कितनों को पता है उनके बच्चों का क्या हुआ, व्हाट आर दे डूइंग, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। फौज है, यूनिट है, वो तो फिर भी अपने तरीके से संभालते हैं, बट वैसे आस पड़ोस से कितने लोग आते हैं, आई डाउट। सो आसान नहीं है यार। सर मतलब आपने बाहर बैल्कनी में मुझे बॉर्डर फिल्म के बारे में बोला, एंड आम जनता शायद आर्मी के इन इमोशंस को सिर्फ मूवीज से जान पाएगी। कोई ऐसी मूवी है जिसे देख के आपको लगा हाँ दिस इज समवॉट क्लोज टू द इमोशंस वी फील? यार मूवीज़ तो हैं, पुरानी मूवीज़ हैं, अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। बॉर्डर ऑफ कोर्स अगेन वेरी गुड मूवी, मैं खुद बहुत देखता था। जब मैं अपनी एसएसबी के लिए जा रहा था तो 2 ही मूवी थी जो देखता था, कि ये और एक प्रहार। क्यों देखते थे आप? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता था यार कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ। अभी मेरे कोर्समेट भी हैं जो साथ के हैं, वो बताते हैं, कहते तो वो विस्लिंग करता हुआ आया था उस गाने की ना, प्रहार की। एंड जब गए तो सिलेक्शन होकर के तो भी वही सिटी पे जा रहा था तू। एंड अभी भी कुछ कोर्समेट जो कहता है यार वो विस्लिंग बना के दिखा मुझे। ओके, आई सॉ इन दैट कि है ना कि कितना मुश्किल दिखाया गया है उसमें, कि प्रहार मूवी में ऐसा होता है, ये कोर्स होता है, इसमें करते हैं जहाँ लोग इतने थके हुए हैं, दिमाग और दिल दोनों का कनेक्शन टूट जाता है बिल्कुल, है ना। दे पुश, वो एकदम आपको लिमिट पे लेके जाते हैं कि आप कितनी लिमिट हो सकती है। एंड बिलीव मी, आदमी को अपने शरीर की और अपने दिमाग की ना काबिलियत का तब तक नहीं पता लगता जब तक आप है ना उसका चेक ना करो। एंड कमांडोज में ये चीज़ देखी मैंने, वहाँ पे एक उस्ताद को, हवलदार हैं ठीक है, और ऑफिसर्स कोर्स पे ऑफिसर्स को रगड़ रहे हैं, बट वो आपको रियलाइज़ होता है जब आखिरी दिन आप पहुँचते हो कि एक आदमी वो उस कोर्स में पास कराने के लिए 5-5 लोगों को दोनों साइड से पकड़ के खींच रहा होता है। तो आपको लगता है बड़ी ये बनना है, ऐसा करना है। मेरा मोटिवेशन रहा हमेशा से, मैंने करना है। तो और भगवान का कुछ ऐसा रहा, मैंने पहला कोर्स भी वही किया, कमांडो कोर्स। पहला कोर्स वही करने को मिला हमारे कोर्स को, नहीं तो पहले वायुस होता है, मैंने पहले कमांडोज किया। है ना, उसमें बेस्ट इन फिजिकल्स लेकर के आया। हमारा मूवी में देखा था मैं, ये वाली ट्रॉफी चाहिए मुझे, बेस्ट इन फिजिकल। मेरी दोनों टांगें टूट गई थी दौड़ के 40 किलोमीटर में, 30 km में, एंड दोनों टांगें टूट गई जोश में ना, इसका भी दे दो वजन, उसका भी उठा लो, एक्स्ट्रा करता हूँ थोड़ा, टोटली शैटर्ड। एंड लास्ट डे जब 30 km रन था तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बोला कि भैया तुम्हारी टांगें होगी, जय हिंद, अभी मज़े करो। मैंने सर इतना बढ़िया कर रहा हूँ कोर्स में, हर जगह आगे आ रहा हूँ, अभी वापस नहीं जाना। तो मना कर दिया उन्होंने। अंदर से मैं चिटकनी लगाई, कूदा किसी की साइकिल उठा के, मैं चलो भैया पहुँचा वहाँ पे। एंड वो बोला कि डिस्चार्ज स्लिप। मैंने कहा डॉक्टर ने बोला लेट हो जाओगे, तुम दौड़ो, हम आ रहे हैं। डॉक्टर से वैसे ही आना था ढूंढते हुए, मैं पहुँच गया वहाँ पे। 15-15 मिनट के गैप पे छोड़ते हैं बैचेस को ना, ताकि कंजेशन ना हो। मैं तीसरे बैच में छोड़ा गया था, तो मेरे और पहले वाले बंदे में 45 मिनट का तो ऑलरेडी गैप था। बट उसके बाद में दौड़ा, पट्टी वट्टी बांध करके, लकड़ी भी काटी थी थोड़ी, उसमें कपड़ा वगैरह बांध के, मॉडर्न क्रचेस बनाए थे अपनी मॉडिफाइड करके दौड़ा। और जो 45 मिनट मुझसे पहले गया था उसको रगड़ दिया, उससे आगे गया। इट वाज गुड एक्सपीरियंस। ये कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी
एग्जैक्टली समझ नहीं आता. What is a commando? What is a military commando? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है. उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है. तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता. कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती रादर आई वुड से, है ना. कैसी नहीं हो सकती. जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो. मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था, उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते. आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला एंड द पीस वॉज इनसाइड. कहते खाओ. बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे. उसने खाया और खुश होके खाया यार. सिखाया. मेंटल ब्रेकेज है ना. ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है. अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा. बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, तो वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता. एंड्योरेंस है फिजिकल. आपको बारिश में जाने की आदत नहीं है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है ना. आपके पर्सनल क्लोथिंग है ना, इनर क्लोथिंग्स अगर गीले हो जाएं, जूते जुराब गीले हैं, बहुत मुश्किल है काम करना. बट आपको उस कंडीशंस में डाला जाता है जहाँ पे मतलब पूरा आप पूरे गीले हो. ठीक है, आपको नींद एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट आपको 2 दिन सोने नहीं देंगे. 3 दिन अब चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बारिश में हो, पानी में गीले हो, आपको गर्म चाय दे दी है, आपने ली और अपने ऊपर ही गिरा लिया है, आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा. इस हद तक आपको पुश किया जाता है. ठीक है. गर्मी में जहाँ 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको एक यूएससी पिट होता है, अनाम कॉम्बैट, उबल रही होती है रेत उसके अंदर, और वहाँ पे आपकी शर्ट निकाल दी जाती है एंड आपको बोलते हैं कि ओके ठीक है, हाथ पीछे फोल्ड एंड छाती केवल क्रॉस करना है. तो 2 तरीके हैं. आप आराम आराम से आओगे तो आप उबल जाओगे, आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना बच जाओगे, है ना, उतने टॉर्चर्स हैं. तो पहले आप छाती के बल जाते हो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है अब पीछे साइड से है, फिर पीठ के बल आप वापस आते हो एंड बाय द टाइम आपकी पूरी स्किन जली होती है, चेस्ट पे भी, पीछे भी, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, बट चॉइस नहीं है आपके पास में कोई, आप करना तो पड़ेगा आपको. ठीक है. कोई बोलता है दर्द हो रहा है, तो आदमी इधर से सुनता है, उधर से निकाल देता है. सुबह से दौड़ रहे हो, पानी नहीं मिला है, फिर बोले पानी कहाँ पे, बोले पानी 5 किलोमीटर आगे है. अब वहाँ जाओगे आपको 1 ढक्कन पानी मिलेगा, पीने वाले 250 लोग होंगे. फिर कहता अच्छा सर गलत बता दिया, पानी यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ मिलेगा. वहाँ गए, वहाँ पानी मिला, बट वहाँ साथ में एक डॉक्टर साहब भी मिला. अब डॉक्टर कहता है आप लोग पानी पीना है, ओके. पानी पीने से पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है. आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे भाई ने लेक्चर दिया कि पानी में ना क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी वाटर बॉडी में कितना है. और जब आधा घंटा पूरा हो गया, कहता है यार तुम लोग बातें बहुत करते हो, है ना, अभी नाउ यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास, नाउ गो बैक. इट इज़ सो वेरी वेल प्लान्ड, है ना, इतना अच्छे से मतलब किया जाता है कमांडोज में ना. आपको दिखता सब कुछ है, आप यूज़ कुछ भी नहीं कर पाओगे. आप जितनी शिकायत करोगे आपको उतना ही रगड़ा दिया जाएगा. बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ भी कर देते हैं, कोर्स कर देते हैं. ऐसे ऐसे मज़ेदार केसेस भी हुए हैं जहाँ पे पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोर्स में बैठे हुए और ऐसा रगड़ दिया. एक हमारा कोर्समेट था एंड ही वाज गिविंग लुक्स, है ना, लाइक दिस, ऐसे खुली आंखों से सोने का टैलेंट है ना, ये वहाँ पे आता है अकेडमी में एंड कमांडोज में. सो वो बंदा आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, भाई उसकी यूनिट वहाँ पे थी एंड ये लगा वो कुछ बोला तो यस यू, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थका हुआ था, खुली आंखों से सो रहा था. तो उस्ताद को इशारा किया ऑफिसर ने, उसने पीछे जोर से आके मारा, बोला कमांडो. जैसे उसने बोला तो उसने बोला हाँ सर, सब यस सर. कहते कहाँ से आ रहे हो, बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मेरी यूनिट वहाँ पे है. तो कमांडो इंस्ट्रक्टर जो था कहता है यार मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, कहाँ पे मिडिल ईस्ट में. कहते सर नागालैंड. कहता है वो कद्दू, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट. मतलब आदमी का इतना वो हो जाता है. एंड मैंने देखा लोगों को खुली आंख से सोते हुए. वहाँ पे क्लास चल रही है, सैंड मॉडल डिस्कशन चल रहा है एंड उसमें एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, कम से कम 15 लोग सो रहे हैं, सब खुली आंखों से. ठीक है. और कोई रियलिस्टिक टच देने के लिए वो ऐसे सैंड मॉडल की तरफ देख करके सो रहा होता है ताकि पता ना लगे. अब वो इंस्ट्रक्टर था, उसने नोट कर लिया कि यार ये बंदा तो पक्का सो रहा है. तो ही सेड यस यू गेट अप. तो खड़ा नहीं हुआ. कहता यस आई एम टॉकिंग टू यू स्लीपिंग ब्यूटी, जो सो रहा है खड़े हो जाओ. जैसे उसने बोला गुस्से के अंदर, तो एक साथ 15-20 लोग खड़े हो. कहता अरे सारे सो रहे हो. इट इज सो इजी टू कैप्चर इन कमांडोज. इज अ फन, द बेस्ट कोर्स है ना, आई लव इन माय सर्विस. बहुत बहुत मजेदार कोर्स है. गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताइए सर. आई लव गुरखास. नहीं सब कुछ बता दीजिए. सब कुछ बता दूंगा. गुरखास यार मतलब
मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम टू गुरखास ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये एक जीने का तरीका है। देसी ट्रुप है, गोरखा ट्रुप है। अगेन ट्रुप्स तो सारे अच्छे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। गोरखा ट्रुप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। एक तो ये है उनके बारे में, बहुत सीधे, मतलब बहुत ही सीधे। मैंने, मेरा पहला जो बड्डी था उसका नाम था आशीष, अभी कहीं नेपाल में है वो, रिटायरमेंट के बाद में। मैंने पूछा तो उससे कि गुरुजी आप ये बताओ आप क्यों आए थे फौज में? कहते साहब हमारे बहुत दूर रिमोट इलाके में रहता हूँ। कहता जब छुट्टी पे लोग आते थे ना, मैं उनके पैर देखता था फौजी लोगों के, और मैं देखता कितने गोरे गोरे पैर हैं इनके। मैं फिर कहता मैंने इनकी बड़ी सेवा होती है कि क्या गजब की नौकरी है, इतने पैर तो लेडीज़ के भी नहीं होते इतने गोरे, बहुत अच्छे मुलायम मुलायम। तो मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा इस चीज़ का, सर्विसेज मैं भी लूँगा, मैं भी आगे फौज में। मैं फिर कहता कहाँ साहब, इधर तो आके वो सुबह पीटी का जूता पहनो, वो ख़त्म होता है तो ऑफिस का डीएमएस बूट पहनो, वो ख़त्म होता है गेम वाला जूता पहनो, उसका रात को ड्यूटी वाला पहनो, 24 घंटे तो जूते में पैर रहता है। इसीलिए तो हेमा मालिनी से भी अच्छा पैर है हमारा। तो मैं, अच्छा पता लगा आपको किस लिए होते हैं हमारे पैर इतने अच्छे? बोला यस, वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। दूसरा मैंने जो गुरखास में देखा जो किसी और ट्रुप्स में नहीं है, दैट इज़ अपना फन लविंग। उनको है ना गाना बजाना नाचना बहुत शौक है, खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी है ना रुकते नहीं हैं। एक छोटी सी ढोलक होती है जिसको मादल बोलते हैं गोरखा पलटन में, एंड उसको आप लेकर के आ जाइए, और फिर उसके बाद आप चाहे 2000 आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी बीट शुरू करेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद लेडीज़ क्या बच्चे क्या सब एक साथ डांस करेंगे। ये आपको बाकी किसी रेजिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इतना खुलापन, ठीक है। ईमानदारी और जो मार्शल क्वालिटी है वो तो है ही इन ट्रुप्स के अंदर, है ना। खुकरी होती है, एक स्पेशल वेपन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, और किसी में लागू नहीं है, बट वो यूनिफॉर्म हमेशा अपने साथ करता है खुकरी। और वो खुकरी को जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने आप में एक चीज़ है। ड्रेसिंग सेंस, अगेन जब मुझे याद है जब हम लोग यंगस्टर थे और हम लोग देहरादून में थी यूनिट हमारी, तो सीओ के पास में गए थे, सारे कहते हैं ये ट्रुप्स का जो आउटपास वाला है ना, संडे को हम लोग जाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला सर हम लोग पहनते हैं 500 रुपये का जूता, ये पहनते हैं 2000 का जूता, सर कॉलर ऊपर स्पाइकी हेयर, बड़ी किस तरह जाते हैं इस स्टाइल से, सर हमारा कोई स्कोप नहीं है बाहर, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को, है ना, क्लास तरीके से करते हैं। और कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से कुछ, कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से बहुत, यस बहुत यूनिक है। जैसे जनरल सैम ने कहा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, इफ समबडी सेज कि दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, तो दो ही ऑप्शन है, पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है, दैट इज वन। दूसरा एक और बड़ा फेमस है, 71 का जब सिनेरियो था, तो उसमें एक बारी ट्रुप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहाँ पे, गोरखा ट्रुप्स थे बहुत सारे, तो वहाँ पे जनरल मानिक शाह ने बताया, फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा, और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, है ना, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहाँ से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के ही तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े करे, बोला हम तो कूद जाएंगे। दे आर गुड पीपल। पहाड़ों में स्पेशली आप देखना हमेशा बहुत अच्छा करेंगे। देसी ट्रुप्स है वो नीचे नज़र रख करके ऐसे उतरता है, गोरखा नज़र सामने रहती है उसकी, नीचे नहीं देखता, बिकॉज पहाड़ी ट्रुप है, आदत है नीचे चढ़ने की उतरने की। आपने अभी सैम मानेकशॉ सर की बात करी, हाँ, इंडियन मिलिट्री उन्हें याद कैसे करती है? क्योंकि अभी एक फिल्म भी आ रही है उनके लाइफ के बारे में, बट आई फील कि हमारी जनरेशन को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यार मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फादर ने भी मुझे बताया कि भाई जब हम थे तो मैंने उनको सुना था 71 के टाइम पे कि उन्होंने ऐसे बात करी थी, एंड ही वाज अ ग्रेट मैन। हम लोगों को भी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, कैप्टन से आपने मेजर बनना है, मेजर से आप आगे जा रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जिसको पार्ट बी पार्ट डी बोलते हैं, तो उसमें आपको एक बायोग्राफी भी पढ़ाई जाती है, तो हमने कई बार पढ़ी उसके अंदर, एंड जब पढ़ के देखा तो फिर लगता है कि वाकई में ऐसे लोग भी थे, उस टाइप के लोग। फौज में बहुत सारी चीज़ें, पहला कंप्यूटर उनके टाइम पे आया, ठीक है, जो आज ड्रेस देखते हैं आप, जो MNSS पहनती हैं, वो उनका आइडिया था। जो हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे 100% लोगों को अकोमोडेशन मिलना चाहिए फौज में भी, ये भी उनका आइडिया था। आप देखेंगे 70-80% जो चीज़ें हैं फौज में जो उस समय सोची थी उन्होंने, जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज की तारीख में, चाहिए ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो बाकी जगह हो, ये उनका आइडिया था। तो उस समय में एक आदमी कितना मतलब फोरसाइट रख सकता था, कितना सोच सकता था, जिस तरह की मतलब मजबूत रीढ़ की हड्डी थी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक नेता हो, है ना, वो बिल्कुल मुंह पे बता सकते थे, एक स्टैंड लेते थे अपने लोगों के लिए। जैसे एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, उन्होंने कहा था वहाँ पे कि
किसी ने एक कॉन्फ्रेंस दी एंड उस कॉन्फ्रेंस में देयर वाज सम ब्रिगेडियर और कर्नल, तो कोई नेता थे, उन्होंने बोला यस यू खिड़की खोल दो और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने वहीं पे क्वेश्चन किया, बड़ी मजबूत तरीके से बताया था, लिसन मंत्री जी, he has got a name and he has got a rank, his name is so and so and he has got a rank, address him properly. That was the kind. इंदिरा गांधी का भी है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, when she said कि I hope you are not planning for coup or something, फिर कि Mrs. Indira Gandhi, I know I have got a long nose but I don't poke into other affairs. How many people can do that? यार अपने आप में लेजेंड, अब जब लोग बोल देते हैं ना इतने कि आप लेजेंड हो, ये वो नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत कम होते हैं लेजेंड और कम लोग होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हम लोग उनसे मिले, एटलीस्ट देखा, उनको सुना, यू नो, इन पर्सन। हमारी यूनिट वहाँ पे थी एंड वो पीओपी के लिए आए थे इसमें देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। सो उस समय फॉर सेरेमोनियल्स एंड बाकी चीज़ों के लिए हमारी यूनिट का जो दस्ता है वो तैनात था उसमें। उनकी ऑरा कैसी थी? बिल्कुल, यू कैन ओनली फील, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको। जो कहते थे मतलब वो दिखता था ज़ुबान पे, आंखों पे और बॉडी लैंग्वेज में कि ये है वो इंसान है ना हु वॉक्स हिज टॉक, जो कहते हैं मतलब वो दिखाई देता है चेहरे पे, नीयत में बहुत मजबूत है। आई विश वी हैड मोर लाइक हिम। वैसे लोग तो बनने बंद हो गए हैं, बट वैसे अगर 4 लोग हों तो सच में सिस्टम है ना चेंज हो जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद एक फिल्म में कैप्चर नहीं हो पाएगी उनके बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग, उनका? यार ये तो उनकी जो ब्लंटनेस थी, है ना, जो कॉल स्पेड स्पेड, जो चीज़ है मुंह पे बिल्कुल मजबूती से कह देना, वो एक चीज़ है। अब आई डोंट नो कितना वो करते हैं, लोगों को इसमें कितना दिखाते हैं, बट वो एक चीज़ लेके आनी चाहिए सामने, यू नो, कि मिलिट्री कमांडर जब सोचता है, अपनी बात को महसूस करता है, तो वो इतनी मजबूती से रखता है इस तरह से। एक ये चीज़ है जो पक्का लेके आनी चाहिए। एक ये चीज़ है जिसके लिए वो जाने जाते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अगर उसको सभी चीज़ों को कमर्शियल बना दोगे तो है ना वो रियल से फिर रील बन जाएगी। ये चीज़ एक है जो मुझे लगता है, आई डोंट नो, जब देखेंगे मूवी तब पता लगेगा, बट लेके आनी चाहिए पर्दे पे। आई फील कि अभी वॉर मूवीज़ का एक फेज़ आ रहा है इंडियन सिनेमा में। 1971 वॉर पर भी एक मूवी, काफ़ी सारी मूवीज़ बन रही है एक्चुअली, पर 1971 वॉर के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, इस पॉडकास्ट पर भी उस वॉर के बारे में बातें हुई है, बट आई वुड लाइक अ बिट ऑफ अ रिकैप फ्रॉम यू सर, फ्रॉम योर आइज। जिन लोगों को 1971 वॉर के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दीजिए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लेगेसी ऑफ दैट वॉर ये भी जानना चाहूँगा। कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे एक कंट्री को एक अलग नक्शा दिया गया है ना, एंड आपने एक लड़ाई लड़ी है और वो गोली की स्पीड से ख़त्म हो गया, ठीक है, दिनों के अंदर। एंड आपको ताज्जुब होगा जानकर के जो पूरा ऑपरेशन प्लान है, एक टिश्यू पेपर होता है, उतने से पेपर पे बैठ करके अपना बना दिया था सर मानेकशॉ ने, और ये पकड़ा दिया था कि दिस इज द ऑपरेशन प्लान, ठीक है। बताया गया था कि भैया लड़ाई करनी है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत सारे कारण थे, हमारे अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे कि ये करना है। बट उस समय मना करा मिलिट्री कमांडर ने, है ना, कि ये सही समय नहीं है। क्यों? मॉनसून ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं वहाँ पे, ना रोड के लिहाज से और ना कम्युनिकेशन के हिसाब से। हमारे पास में उतना एमिनेशन, उतने हथियार नहीं है, टाइम लगेगा सब चीज़ें गैदर करने में, और मॉनसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और हम ये पक्का लड़ाई सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते। लोगों को रेजिस्टेंस भी था कि अभी कर दो, लेकिन मना किया गया कि नहीं, ये सही समय नहीं है। समय बाय किया गया और उसके बाद में अपना प्लान किया गया, जिसके दौरान नई यूनिटें बनाई गई, कुछ यूनिटों को आपस में जोड़ा गया, कुछ हथियार हैं इम्प्रूवमेंट करे गए, ज़्यादा सप्लाई करी गई, राशन वगैरह स्टॉक किया गया, कुछ क्लोथिंग वगैरह नहीं थी, वो जो कमी पेशी थी वो पूरी करी गई, लोगों की ट्रेनिंग कराई गई, है ना। बहुत सारी लड़ाई, इट्स नॉट आसान नहीं है सिर्फ कि लड़ लेते हैं, कोई ये बॉक्सिंग का बाउट नहीं है, 2 कंट्रीज लड़ती हैं, दिन रात का काम है, यू नो। बहुत सारा काम हुआ उसके बाद में, एंड महीनों लग गए, एंड जब सही समय आया तब बताया गया कि अब भैया हम बिगुल बजाएंगे, एंड वो इतना अच्छे से प्लान किया गया कम समय पे। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन आप देखिए, हर एक ऑपरेशन में कोई भी हो, चाहे वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन हो या अपना स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो, अगर एक अच्छा हुक्म आपने दिया है, ठीक है, तो मजबूती से ग्राउंड पे काम होगा। अच्छा प्लान बनाया गया, प्लान का एग्जीक्यूशन गोली की स्पीड से किया गया, एक तरफा नहीं, 2 तरफा नहीं, 3 डायरेक्शन से हमला किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने मजबूती से मिलकर के जो जॉइंट ऑपरेशंस बोलते हैं, साइनर्जी बोलते हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड्स नहीं है, ग्राउंड पे करके दिखाया उस जमाने में जब इतने इक्विपमेंट नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी तीनों फोर्सेस ने मिलकर गजब का काम किया, है ना।
कि कट ऑफ कर देना है, चाहे सप्लाई हो, री इन्फोर्समेंट हो, ना कराची से आएगी, ना हवा के रास्ते से आएगी, और ना ज़मीन के रास्ते से आएगी। और जब आप किसी पे 3 तरफा हमला करते हो और वो भी गोली की स्पीड से करते हो, उसमें अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल दोनों तरीके से करते हो, तो समझ से बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, यू नो। एंड सी द एंड रिजल्ट। यहाँ पे 90,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया। 90,000 कितने जीरो होते हैं आप पूछो लोगों से, खड़े करके आप एक बार ग्राउंड में, खाली ग्राउंड पे खड़े करके देखिए 90,000 लोग कितने लगते हैं, वो कैसे दिखाई देती है नफरी। और इतने लोगों के घुटने टिकवा देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा है अपने आप में मोटिवेशन इस तक का सीन। 90,000 लोगों को सरेंडर करा देना विलिंगली कि यस टेक दिए, और एक अलग नक्शा बना करके एक देश ही नया बना देना, बहुत बड़ी काबिल तारीफ है चीज़। ठीक है, हमारी खुद की यूनिट थी 71 में, हमारे भी उस समय सीओ थे जनरल वेणुगोपाल, दैट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल वेणुगोपाल, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड जब रिकॉर्ड पढ़ते हैं 71 की लड़ाई का कि यूनिट में कि ये लिखा है ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर हमारी यूनिट को मिला, बैटल ऑफ दर्शना। एंड जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई एक पतिराम गुरुंग थे, उन्होंने ये किया, एक LMG लेके यहाँ चले गए थे, वो चले गए थे। इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। जब आते हैं यूनिट में तो पढ़ाया जाता है एक एक चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन था, ये किसकी फ़ोटो है, उनको क्या अवार्ड मिला है, कहाँ पर मिला है। जब तक आपको पूरी चीज़ें कि एक ट्रॉफी ये वो पूरा वॉर हिस्ट्री नहीं है, आप मैस में नहीं जाएंगे। सो जो लोग 3 घंटे की मूवी के हिसाब से जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा, आई थिंक विकी कौशल इज प्लेइंग द रोल जी। सिंसियर एडवाइस एंड अपील टू हिम और एनीवन, यू नो, ए मैन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, आसान नहीं है उनका रोल अदा करना, है ना। फील करना पड़ेगा, वो लाने भी पड़ेगी अपनी आवाज़ में, बुलंदी में, एंड दोज काइंड ऑफ छोटे छोटे इंसिडेंसेस ना, जिससे यंगस्टर्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी। एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ। जब ये लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, तो ही वॉज पोस्टेड इन द नॉर्दर्न सेक्टर, एंड व्हेन ही टुक ओवर एज द GOC देयर, तो ही कॉल्ड फॉर ए कॉन्फ्रेंस। पूरे फॉर्मेशन के ऑफिसर्स को वहाँ पे बुलाया गया, एंड उस समय कुछ विड्रॉल्स भी थे कि पीछे बुलाया जाए ट्रुप्स को। नॉट 71, आई थिंक इट वॉज 62 की बात है। तो व्हेन ही टुक ओवर एज द GOC, ही सेड ओनली वन मैसेज, there will be no more withdrawals, and that's the end of the conversation. It went सीधा दिमाग में गया कि भाई अब वापस नहीं होगा, बोल के गया ओल्ड मैन। सिर्फ आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं आएंगे। तो उनका जो रोल अदा करना है ना यार, बहुत शिद्दत का काम है, बिग चैलेंज। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा। उनके कुछ एक मैसेजेस हैं, एक उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, साफ बात करते थे, ठीक है, विजन बहुत अच्छी थी। काफ़ी होमवर्क चाहिए उस रोल में जान डालने के लिए। आप अपने कश्मीर टेन्योर को किस नज़रिए से देखते हैं आप? अच्छा था यार, लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि जहाँ गया, लर्निंग पर्सपेक्टिव, जहाँ गया कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला कि भाई नई जगह के ऊपर जब जाते हो तो सारी जगह एक जैसी नहीं होती। ये हाँ, लोग अलग होते हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, रिलीजियस आइडियोलॉजी अलग है ना, उनका फौज के साथ में तालमेल अलग है, ठीक है। भाषा नहीं, भाषा तो बहुत दूर की बात है। फिर ये किताब पता लगी कि जो किताब में सिखाया जाता है उसमें और ग्राउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिक्स किताब में ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हो तो कई बार रूल तोड़ने भी पड़ते हैं, कई बार है ना एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ता है। किताब में नक्शा बना के दिखाया गया है, ऐसे 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 होगा, 10 सिचुएशन है, 10 अलग तरह की टेम्पलेट बनेंगी। बेसिक्स आप फॉलो करोगे, हथियार ऐसे पकड़ना है ना, फायर ऐसे करना है। पर जब ग्राउंड में सिचुएशंस आती हैं तो वो उस समय तो खुद डिसीजन लेना पड़ता है। हर सिचुएशन अपने आप में नहीं होती है। कई बार बिना गोली फायर करे भी काम चल जाता है ना। कई बार एमिनिशन भी कम पड़ जाता है, ठीक है। कई बार है ना, आप सोचते हो कि मैं ऐसे हैंडल करूँगा, बट सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है सिचुएशन लग रहा होता है बहुत ख़राब है, बट बातचीत से बात भी बन जाती है। तो एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है आपको। इंसर्जेंट्स के साथ आपने बातचीत करी है? हाँ करिए, बिल्कुल करिए। तो यस, क्यों और क्या बात करी? क्यों? ऑब्वियसली यार, बातचीत क्या करी है, 2-3 तरीके होते हैं, लाइक है ना। जब आप किसी को पकड़ते हैं इंसिडेंट्स को, जैसे हमने एक बंदे को पकड़ा लाइव, अभी हमें उससे जानकारी तो चाहिए, बिकॉज आपने उसको पकड़ा है, आप उसको तरतीब वाइज पूरा बनाओगे, उसके वाउचर्स, डॉक्यूमेंट आप पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। बट जायज़ सी बात है, जब आपने उसको पकड़ा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तभी आप फॉलो अप एक्शन कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, इंटरोगेशन करते हैं, फ़ौज के अपने तरीके हैं, पूछा जाता है, पूछताछ। और कई बार है जहाँ पे मतलब बिना कुछ वो भी, आप क्या पूछते हैं उनसे, आपका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए। अगर कोई ठीक से ट्रेनिंग करी हुई है और सिखलाई है तो वो क्या पूछेगा,
वो पूछेगा आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, आपने किन किन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, आपके कितने लोग हैं, व्हाट इज़ मोडस ऑपरेंडी, आप किस तरह से काम करते हो। आपको ये भी सही से पता करना है कि कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप फॉलो अप एक्शन नहीं कर सकते। आप झूठ पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हो। मैन मैनेजमेंट बड़ा आसान सा काम है। मैं वही बोलता हूँ ना, सच और झूठ आपके आंख में, आपकी ज़बान पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके चेहरे में, एक्सप्रेशन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। सच बोलने में जोर नहीं लगता और झूठ छुपाने के लिए बहुत ताकत लगती है। ठीक है, आंखों से आप है ना सच बोलने की प्रेटेंड कर रहे हो कि मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बट ज़बान साथ नहीं देगी। ज़बान मजबूत रखी है तो आंख पक्का नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएगी। इसमें जोर नहीं लगता है, इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ग्राउंड पे अगर आपका तजुर्बा ठीक है, आप डेफिनेटली उस चीज़ को पकड़ लोगे। ठीक है, मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है जहाँ पे कोई इंटरोगेशन मार पिटाई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ बंदे से पूछा, दो तरीके हैं। पहला फौजी तरीका, दूसरा एक ऑफर, सिगरेट पीता है, कहता है हेलो, दारू पीता है, कहता है कभी कभी, तो मैं टुडेज कभी कभी, कहता है चलेगा। अब दो, मैं देख यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए जेंटलमैन, आपने जो चीज़ मांगी सारी दे दी, तो अभी थोड़ा सा यू शुड रेसिप्रोकेट, बताओ जो हम जानना चाहते हैं। स्कोप तो है नहीं, तो बता दो ठीक ठीक, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बताओगे फिर और बतेरे तरीके हैं। बंदा बताता है, उसमें भी कहता है सर ये वाली फीलिंग ज़्यादा अच्छी है, हम ऐसे बताएंगे। बता दो यार है ना, मैं तो कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत से बात हो जाए तो वाई नॉट। तो वो वाले टेररिस्ट ने क्या बोला था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? अच्छा, मल्टीपल है? नहीं मल्टीपल नहीं, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट बताते हैं लोग है ना। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, किसी को एकदम से मिलिटेंट बोलना, मिलिटेंट और इंसर्जेंट में भी फ़र्क होता है। ओके जो J&K में है उसको हम मिलिटेंट मान के चलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में है उनको हम इंसर्जेंट बोलते हैं। फ़र्क क्या होता है? बताता हूँ। एंड जो इसमें आप जाते हो, आप उनको बोलते हो ये माओइस्ट हैं, छत्तीसगढ़ एंड रेड कॉरिडोर इलाका। अब सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं SF में जा कर के सबको मार दूंगा। उनको मैं पूछता हूँ, अच्छा यार ये बताओ मुझे इंसर्जेंट और इसमें फ़र्क क्या है, उसको पता ही नहीं है। सो जब तक ट्रेनिंग आपकी नहीं हुई, आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप किसी को भी ठोक दोगे, गलत बात है यार। पहले खुद अपना फ़र्क क्लियर करो। J&K में क्या है, ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे आते हैं वो दूसरी तरफ से आते हैं। वो ट्रेनिंग कैंप्स में है, वहाँ पे लॉन्च पैड्स में लेकर के आया जाता है, अंदर इंडक्ट किया जाता है। उनका रेडिकलाइजेशन बहुत बुरे तरीके से हो रखा होता है। ठीक है, मुंबई तक में आकर के वो काम करके, दैट इज मिलिटेंट टेररिस्ट। एक आर्मी बन चुकी है उन लोगों की, अपना एक उनका एक साइक है, काम करने का तरीका है, वो किसी हद तक जाएगा। उसको बुजुर्ग में, लेडीज़ में, बच्चों में, सिविलियन में, इनोसेंट में, फौजी में कोई फ़र्क नहीं है। जो इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है भाई, अपना मुद्दा हासिल करने के लिए जहाँ थोड़ी सी सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है वो कुछ भी करेगा। ठीक है, ये मिलिटेंट है, टेररिस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था, वहाँ के लोग हैं वो इंसर्जेंट, उनको टर्म दी जाती है। इंसर्जेंट वो लोग हैं जो हमारे ही अपने हैं, हमारी ज़मीन से निकले हुए लोग हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस है, किसी ने मिसगाइड किया हुआ है, यंगस्टर्स है, उसको पता नहीं है, बट अपने ही लोग हैं। ठीक है, बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो हमारा भी आउटलुक उनके लिए अलग है ना। जहाँ तक हो सकता है, नागालैंड देख लीजिए आप, 2 मेजर ग्रुप थे, ठीक है, बट मेन स्ट्रीम के अंदर है। एंड व्हाट गुड डेवलपमेंट, क्या प्रॉब्लम है आज की तारीख में, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। मणिपुर जैसी जगह है, इंडिया का जो सबसे अच्छा शेयर है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, शेयर का शेयर रखते हैं, बट मणिपुर से हैं। अभी ड्यूरेंट कप भी वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, मैरी कॉम एंड बतेरे एग्जाम्पल्स हैं। मणिपुर जैसी जगह में, छोटी सी जगह, एक्सट्रीम कॉर्नर पे है। ठीक है, बट उन लोगों का बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं, अवेयरनेस बहुत अच्छी है उनकी। ठीक है, बट वो अपने लोग हैं, बाहर से नहीं आए दूसरी जगह से। काम तो उनका भी तरीका गलत है करने का, यू नो, बट उनका एथिकल कोड बहुत तगड़ा है। वो लेडीज़ को, बच्चों को, बुजुर्गों को, इवन जो मैंने बताया फौजी आदमी भी अगर मार्केट में खड़ा हो जाए अपनी बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की नुकसान नहीं करेंगे। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है कोई फौजी जिसका खराब एक्सपीरियंस बोले नहीं मैं नहीं मानता, मैं फिर भी डंके की चोट पे कहता हूँ 200% उनका एथिकल कोड बहुत अच्छा है। वो अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये फ़र्क है मेंटालिटी में बहुत बड़ा। आप देखो कितने फिदाइन अटैक सिविलियंस किसी को भी कुछ भी करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में। ये फ़र्क है। इसीलिए जब आप देखते हो वहाँ पे, तो वो हैंडल करने का तरीका भी अलग। लोग बोलते हैं आर्मी को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते, माओइस्ट वगैरह है। भाई किसी को इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन लगता है, किसी को कोई और रीज़न है कि हम पीछे छूट गए हैं, है ना, तरीका वो भी गलत है। ठीक है, बट आपने कभी देखा है वहाँ पे आर्मी यूज़ हो रही है? नहीं हो रही है। आर्मी किस लिए यूज़ नहीं हो रही? बिकॉज हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, एयरफोर्स है, यूज़ क्यों नहीं कर रहे? भाई क्यों करनी है, हमारे अपने लोग हैं। हमारा आइडिया है कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जाए, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा समाज बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप आओ भैया, फौज के अंदर भर्ती हो, क्यों नहीं होते आप आकर के?
हर घर से एक फौजी आदमी ऐसी जगह से लेकर के आओ तो वैसी प्रॉब्लम खत्म है ना। बट कईयों को लगता नहीं बस मैं ठोक दूंगा तो मैंने साफ कर दिया, ऐसा नहीं होता। मारने में उतना मजा नहीं है यार, चीज़ों को ठीक करने में, रिजॉल्व करने में ज़्यादा ताकत लगती है। सो इंसर्जेंसी, टेररिज्म, माओइज्म, फ़र्क है तीनों में। सर वैसे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है जो हम शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी करेंगे, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या हो रहा है? हाउ डू यू लुक बैक एट योर मिलिट्री टेन्योर? आप एक वेटरन बन चुके हो अभी। वेटरन शब्द का मतलब क्या होता है पहले तो? यार वेटरन कुछ नहीं है, वहम है ना, लोग कहते हैं वेटरन है। मैं हमेशा कहता हूँ देखो अब इतनी सर्विस हो गई है एंड अगर अपना काम शिद्दत से किया हो ना तो वो स्टेज आ गई जहाँ पे मतलब मैं जरूर फौज से बाहर आया बट मेरे अंदर से फौज तो नहीं निकाल सकता। आई चैलेंज है मैं और ज्यादा मजबूत हुआ हूँ एज ए फौजी ना। प्लीज नहीं, आई फील कि एक फौजी की लाइफ में बहुत सारे न्यू स्किल्स के एडिशंस हो जाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ योर टेन्योर आपके पास इतने सारे स्किल्स होते हैं कि मैंने हमेशा जब मैं फौजी से मिलता हूँ, दे ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग वेरी न्यू, वेरी क्रिएटिव। तो ऑल दो स्किल्स गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉकटेल और उनकी सेकंड इनिंग्स में वो सारे स्किल्स काम आते हैं। तो आपकी सेकंड इनिंग्स के बारे में भी पूछना चाहूँगा। रणवीर, जब मैं बाहर आया था ना वापस, लोगों ने मुझे बोला कि सर IMF से कोर्स कर लो, है ना यार। उसके बाद में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं करना। देन उसके बाद में कॉर्पोरेट में कई ऑफर्स भी आए, मैंने मना कर दिया। मैं किसी के अंडर यार काम नहीं करना, जो काम करना है खुद अपनी खुशी से करूँगा अपने तरीके से। एंड देन उसके बाद में कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने अपना दिया कि आप हमारे साथ आके काम कर लीजिए, एंड दे वर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। बड़े ब्रांड्स, बड़े बिगेस्ट ब्रांड्स, बट दैट कम्स टू योर माइंड विद रिगार्ड्स टू प्रोजेक्ट ऑफ SSB एंड एवरीथिंग। अच्छा, बट आई रियलाइज कि जिस आदमी ने फौज में कभी ना आसपास नहीं गया, ठीक है, उनके खानदान से कभी कोई नहीं गया, वो भी आज उस्ताद बने हुए हैं, ठीक है, वो आपको फौज के बारे में बताता है। एंड जस्ट बिकॉज लोगों को ना नाम लगता है कि भाई बड़ा है, ब्रांड है, कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, बच्चे उस उम्मीद में जाते हैं। तो वो जितनी चीज़ बताते हैं उनका कंट्रीब्यूशन उनको रिजेक्ट कराने में ज़्यादा है, सेलेक्ट कराने में तो ना बराबर है। एंड बिजनेस और स्कैम के तौर पे इतना ज़्यादा है, एक इंडस्ट्री में एक वो बन गया है, मतलब इतने लोग हैं जितनी मतलब ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा उस्ताद है मार्केट में। सो मैंने नोटिस किया एंड मुझे लगा कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। सो वो मेरे दिमाग में था। एंड फिर मैंने एक स्टूडेंट उठाया पहला, जो कभी नहीं गया था, बहुत सालों से ट्राई कर रहा था। वो मेरा पहला स्टूडेंट है, राघवेंद्र शर्मा। एंड ही हैड आल्सो कन्वेड हिज लव एंड हेलो टू यू। वो कहता है, वो मेरे पास आया 7 दिन के लिए, मैंने उस पर काम करना शुरू किया था। एंड आई सेड, मैंने कहा देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। एंड फर्स्ट टाइम ही कुड अपना क्रॉस दैट लाइन फॉर द स्क्रीनिंग इन। एंड उसके बाद में बच्चे बढ़ते गए 1, 2, 3 करके। बट मैंने ये जो काम शुरू किया था, लोग कहते हैं 14 दिन की ट्रेनिंग देंगे SSB के लिए। दिस व्हाट आई बेसिकली डू एंड दे टेल ओनली अबाउट द SSB फॉर 14 डेज। मैं 14 दिन में, लोग कहते हैं OLQs डेवलप करेंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऐसा कोई शब्द मैं मानता ही नहीं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आई हैव सीन योर हाउस, आई हैव सीन योर टीम वर्क, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली कि आपने यूनिफॉर्म लगाई है तो आप में ऑटोमेटिकली वो इंजेक्शन लग गया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आएंगी। इट इज़ विद इन यू एंड योर टीम, योर फादर, ठीक है। सो मेनी पीपल यार, आप अपने फादर में ढूंढोगे आपको 14 की बजाय 30 मिलेंगी क्वालिटीज़, यू नो। बट हर आदमी ये दावा ठोकता है कि 14 दिन में हम आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बनाएंगे। मैं उनको कहता हूँ 14 दिन में कुछ नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ें मैं कहता हूँ 1 साल भी लग सकता है। किसी का बैकग्राउंड कम है, किसी को भाषा नहीं आती है, किसी को डर ज़्यादा लगता है। मैं अपनी हैबिट्स ठीक करो, अपना रूटीन ठीक करो, एंड ओवरऑल है ना पर्सनैलिटी जो अपनी है, जो आपको कमी पेशी लगती है, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हम उस पर काम करेंगे। किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा। तो मैं 1 साल से भी काम कर रहा हूँ किसी पे, बट रिजल्ट्स हैव बीन वेरी एनकरेजिंग। स्क्रीनिंग इन और उसके बाद में SSB 2 हिस्सों में होता है ये प्रोसीजर। स्क्रीनिंग इन में लोग मुश्किल से 1% रिजल्ट निकाल पाते हैं। मैं छाती ठोक करके कहता हूँ कि मेरा 99% रिजल्ट है। जो आदमी गया वापस नहीं आया, मैं बेटा तू अंदर तो जाएगा। आज भी आपके सामने 2 कॉल आए थे, बोथ आर इन। मैं वापस नहीं आओगे, अगर मैंने अपना काम ठीक किया ना, यू आर गोइंग इनसाइड। बाकी अगली लास्ट 100 मीटर लड़ाई वो खुद करोगे। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। बट मैं सिर्फ 14 दिन की ट्रेनिंग नहीं करता, ठीक है, 1 साल भी काम करना पड़ता, मैं करता हूँ। मैं अपना क्या कहते हैं, इसके सिवाय और जो चीज़ें हैं, जैसे 105 kg का आदमी आ रहा है, 105 kg का आदमी, यू टेल मी यार, आप बताओ मुझे कि वो कैसे करेगा ऑब्स्टेकल्स। वो देखने के साथ साथ रिजेक्ट हो जाना है उसने। सो माई एंडेवर इज वेदर ही टेल मी और नॉट, बट आई वर्क अपॉन हिम। उसको 60 kg भी लाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि मेरे जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जब वो मेरे को फ़ोन करते हैं, मिलने के लिए आते हैं ना, कहते हैं सर ये आदमी कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था, अभी ये 4:30-5 बजे पक्का उठता है, दौड़ के आता है, ही लॉस्ट लॉट ऑफ वेट,
हैबिट्स इसकी बहुत इंप्रूव हुई हैं। पहले दिन भर फ़ोन यूज़ करता था, अभी फ़ोन मुझे खुद जमा करता है कि मम्मी आप फ़ोन रख लीजिए, मुझे 1 घंटे के लिए शाम को चाहिए होगा। वो मदर खुद पूछती है कि बेटा आप फ़ोन ले लो। कहते पहले हमारे साथ कभी इसने खाना नहीं खाया, अभी हमारे साथ बैठ के खाना पक्का खाता है। पहले अपने कपड़े भी ऑर्गेनाइज नहीं रखता था, अभी अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद लगाता है सर। आई एम सो हैप्पी टू सी दीज चेंजेस इन माई दिस थिंग। अगर किसी वजह से नहीं हुआ, वो कहते हैं कि इसका नहीं हो पाया, बट ये फिर भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल इज अमेजिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एज ए मदर। सो मेरे को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है यार। एंड ये बैच हैं, आज नया बैच शुरू हो रहा है। आई डोंट बिलीव इन फिगर्स एंड बैचेस। आई स्टार्ट विद द मैजिकल फिगर ऑफ 1। एक से शुरुआत की थी एंड अभी दुनिया भर के बच्चे हैं, ठीक है, बट मज़ा आता है, ऐसा लगता है मेरी अपनी फैमिली है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पहले एक बेटी चाहिए थी हमेशा। वाई? बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड ए रेप्लिका ऑफ माय गर्ल, माय वाइफ प्रियंका, कि ऐसी होनी चाहिए एक बच्ची, है ना। एंड देन कार्तिकेय आवर सन, ही लैंडेड अप। बट अभी जब से ये शुरू किया है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ हिज प्लान्स आर सो गुड। एक बेटी मांगी थी, है ना, बट बेटा दिया उसने, ठीक है, इट वॉज ए हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड, उतना ही चाहिए था। बट अब जब देखता हूँ ना यार, इतनी सारी बेटियां ना, कोई हद नहीं है। एक की बजाय ही हैज बीन वेरी वेरी लार्ज हार्टेड, बहुत सारी दे दी अभी। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। बट मैं ओवरऑल उस पर काम करता हूँ कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के हैं, 10वीं के हैं, है ना, अपना ट्रेनिंग के लिए कोई आता है एंड वो कहता है मैं बड़ा गरीब हूँ। मैंने भाई आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड गरीब शरीफ। काबिलियत के आधार पे बात करो। ये बोलो कि सर कुछ करना चाहता हूँ, मैं सिखा दूंगा। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रोड सीट पे बैठ के पढ़ा हुआ है। एक ऐसा है जिसके फादर चौकीदार हैं, ठीक है, 20,000 रुपये कमाते हैं और ब्रदर को कोई प्रॉब्लम है और वो 15,000 का इंजेक्शन लगता है। इमेजिन 4 लोगों की फैमिली दिल्ली जैसी जगह में, कैसे आप चलाओगे खर्चा 5,000 में? मैं पैसे क्यों नहीं कमाता? कैसे? मैं तो 12th में पढ़ता हूँ। मैं तो किसने बोला 12th वाले पैसे नहीं कमाते हैं? तरीका मैं बता दूंगा, कर लें। तो उसने किया यार। कहता कैसे करूँगा मैं? उनको बताओ, सर्टिफिकेट निकालो, प्रिंट आउट, बोलो कि सर मैंने एनडी पहली बार में क्लियर किया, ये मेरे नंबर हैं 12th के, आप देखिए मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आंटी, एंड यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नाम है एंड मैं इतनी फ़ीस लूँगा। तो मैं तो अपने भाई का इंजेक्शन का खर्चा उठा ले, 15,000 का इंजेक्शन तू लगवा दे, मेरी तरफ से फ़ीस माफ़ है, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। बट वो कर रहा है बच्चा अपने भाई के लिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बट अगर आप उनको देखोगे ना, वो चलती फिरती अपने आप में मोटिवेशन है। अब उन बच्चों को देख करके ना 15 लोग और मोटिवेट होते हैं, सर अगर ये कर सकता है तो मैं भी करूँगा। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग यार। और मुझे लगता है ना, इन्वेस्टमेंट लोगों पे काम करने में, बच्चों पे काम करने में जोर लगता है ना। अभी कोई मेरे को पूछता सर आप वहाँ सेंटर में थे, आप पहले एसेसर थे? मैं नहीं, मैं बेहतर काम कर रहा था, आई हैड बेटर थिंग्स एट हैंड। आई फील कि ये आपकी लाइफ का एक पेइंग इट फॉरवर्ड जोन है। यस यार, लगता है मुझे ना कि पास ऑन करके जाऊँ कल को, है ना। अगर भैया आंख बंद करो तो एटलीस्ट 4 लोग होने चाहिए रोने वाले ना, कि यार ये आदमी ठीक था। अरे सीरियसली यार, आई थिंक आपने हमें शायद हमारे जर्नी के 2 सबसे ज्यादा एपिक पॉडकास्ट दिए, लाइक नहीं सीरियसली ये आई मीन एंड वी टॉक टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, वी टॉक टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स। पर जो चीज़ें आपने आज कही है, इट्स अ साइन ऑफ अ वेल लिव्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड लाइफ। दैट्स व्हाट आई विल से। आई एम हैप्पी, थैंकफुल टू गॉड यार, जो दिया ऊपर वाले ने वो फालतू है। एंड बहुत लोग हैं यार, अभी एक बच्चा जो है इसने कभी लाइफ में ट्राई नहीं किया, उसने किया एंड उसने ये बोला मेरे को, रणवीर आके कहता सर सिर्फ एक चीज़ है आपसे रिक्वेस्ट। मैं क्या? कहता सर मैं आपको हक करना चाहता हूँ। यार मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार। एक छोटा एग्जाम्पल दूँ इफ़ यू परमिट? श्योर। एक बच्चा है जो जवान के लिए अपना तैयारी कर रहा था फॉर द एयर फोर्स, X and Y कैटेगरी। हरियाणा से आता है, वहाँ पे बहुत बड़ा वाटरलू है कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे। उसके फादर का ऑपरेशन हुआ था, उनको पैरालिसिस के अपना प्रीलिम फेज में थे एंड बहुत मुश्किल से मतलब खड़े नहीं हो पाते थे, वो बैठ पाते थे। वो और उनकी मदर आए वहाँ पे, कहते सर ये कैसा कर रहा है? मैंने कहा आपका बेटा है, आप बताइए। कहते नहीं हमें तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बट आप पे है। मैं तो गलत बात है, मैं 20 साल में आपने ये सांड तैयार किया है और आप बोल रहे भरोसा नहीं है, और मेरे को आप जानते भी नहीं हो, 10 दिन हुए मिले हुए, आप पे भरोसा है। मैं दिस इज नॉट फेयर। मैंने भी आप आए हो, बैठो। मैं बेटा उधर खड़ा हो जाए पीछे जाके, उसको 20 कदम पीछे किया। मैं आशीष पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप हैं, मैं जो सिखाया है तेरे को ना, एक टॉपिक देता हूँ, कोई भी 3-4 टॉपिक, तू एक टॉपिक पे इंग्लिश में बोल के दिखा जो तेरे आगे आने वाला है लेक्चर में। 3 मिनट बोलना, ज़्यादा नहीं, खुले दिल से बोल, तेरे माँ बाप देख रहे हैं ना, उनको भरोसा दिला थोड़ा। बिलीव मी, उसने 3 मिनट बोला आँख में आँख डाल के, एंड उसकी मदर जो थी, जिन्होंने मास्क लगा रखा है पहले मुँह पे, वो हटा के, एंड आई कुड सी, है ना, कि रो रहे हैं, सुबक रहे हैं जोर जोर से। एंड मैं आराम से नोटिस कर रहा था वहाँ पे, पीछे और खड़ा, मैं रुको। और उसके फादर हैं, वो बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत करके बोला उठाते, मैं नहीं, वो खड़े भी हो गए यार। और खड़े होके वो, हालांकि बहुत जोर से नहीं, बट वो ऐसे किया उन्होंने, ऐसे कर गए। एंड वहाँ पे वो दैट गाय वाज शिवरिंग, दिस इज मोमेंट, है ना, दिस इज अर्निंग। मैं क्या हुआ?
तो फिर आया वो साथ में, कहते लेडी कहती ये मेरा बच्चा है। मैं ये फाउल है मैम, मैं अभी आप बोल रहे थे भरोसा नहीं है, अब जब वो अच्छा कर रहा है तो आप कह रहे हो मेरा बच्चा है। मैं बच्चा मेरा है, आपका नहीं है। और मैं आप कहते हैं सर कितना अच्छा बोला मेरे बच्चे ने, इसलिए कुछ करेगा लाइफ में। देन आई टोल्ड हिम, मैं बेवकूफ़, 3 मिनट बोलने से अगर तेरा फादर खड़ा हो सकता है हिम्मत करके, ताली बजा रहा है तेरे लिए, और तेरी मदर अगर है ना रो रही है कि मेरा बच्चा है, मैं जस्ट इमेजिन थोड़ी और मेहनत कर लेगा, यूनिफॉर्म लगा ली और एक सलूट मार दिया तूने इनको, क्या बचेगा इनमें? मैं कुछ नहीं चाहिए इससे ज़्यादा इनको। दैट इज़ ऑल व्हाट दे वांट। देयर वाज नो लुकिंग बैक, फाइनली मेड इट। काम होता है यार, एक सेंसिटिव कॉर्ड है ना, किसी को अगर एहसास करा दो। कईयों को मेरे को मतलब बहुत सॉलिड बजाता हूँ मैं उनको, पहले डे, फर्स्ट शो। वो कभी सोच के नहीं आता कि यार मेरा मतलब चीरे रन हो जाएगा, बट हो जाता है कईयों का। और कई ऐसे आते हैं जिसको इमोशनली तरीके से बताना पड़ता है, बट हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है। मैं हर एक को बोलता हूँ, ईच वन ऑफ यू इज अ ब्रांड, गॉड हैड क्राफ्टेड यू विद अ पर्पस। अगर ढंग से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अदरवाइज सिर्फ कंप्लेन करनी है, रोना, तो देयर इज नो एंड ऑफ इट। आई डेफिनेटली फील आपको किताबें लिखनी चाहिए। बहुत लोगों ने बोला है, मन भी है, बट वही है, बच्चों में काम करते करते टाइम नहीं मिलता। अब सोच रहा हूँ रूटीन बनाऊंगा, सुबह जल्दी उठ के पहले 2 घंटे अपना आई राइट समथिंग। बट एक SSB पे, हाउ टू प्रिपेयर अबाउट SSB पे डेफिनेटली मैं किताब लिखूंगा। कोशिश है 3 महीने में ख़त्म करूँ। बिकॉज वही लोग कहते हैं सर कि वो 10 दिन के लिए सर कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 10 दिन के लिए कहता है 35,000 है। एंड बिलीव मी, लोगों के पास में नहीं है यार पैसा उतना। नॉट दैट हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते, अच्छे लोग हैं जो रह जाते हैं। अदरवाइज ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसके फादर अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नाली साफ करते थे, और वो बच्चा भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके अकेडमी से, रिक्शे वाले का बच्चा भी पास हुआ है। तो आइडिया यही है कि जितना मुझे समझ में आता है, जो मैं पास ऑन कर पाया हूँ, 3 महीने में, 4 महीने में एक किताब लिखूँ जिसमें कुछ पर्सनल नोट्स भी होंगे, कुछ वीडियोज़ भी होंगे, एंड मैं उसको इतना वो बना दूँ कॉमन रीच में कि भैया आदमी को, कभी भी किसी आदमी को ना जिसमें काबिलियत है, पैसे की वजह से वो है ना ये ना रह जाए कि मैं कर नहीं पाया ट्राई। 250 रुपये में, 300 रुपये में भैया उसको जो सीखना है वो सीख ले। दैट इज़ माई एम, वो मैं सोच रहा हूँ। एंड नाम भी जब सोचा था तो इसका नाम रखा था सोल्जर अनप्लग्ड। ऐसे ही जस्ट है ना, कई लोग पूछते हैं सर सोल्जर मतलब आप जवान थे पहले? मैंने यार मैं फौज में जिस दिन आया था तब भी जवान था, जिस दिन मरूंगा तब भी जवान ही मरूंगा, यू नो। कई बार पूछते हैं सर एज कितनी है? मैं एज भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट 21 विद 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, चाहिए। आई थिंक आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलेंगे आज इस पॉडकास्ट में। हम नीचे लिंक कर रहे हैं आपके लिंक्डइन हैंडल्स, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। काइंड ऑफ यू। पर इसमें भी एक चीज़ बोलूँ? बोलो। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू एंड योर टीम। आई डोंट नेम, एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, उन्होंने भी एक बार ये किया था। एंड एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट थी यार, मैं तो कभी इसमें रहा नहीं इन चीज़ों में ना, बट आई रिक्वेस्टेड मैं, आप टैग कर सकते हो इसके अंदर ना, एक टैग कर देना थोड़ा सा। स्टूडेंट ने बोला सर आप उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर देना, मैं प्लीज़, उन्होंने नहीं किया। देन आई सेड, मैंने कहा प्रॉब्ली यू हैड फॉरगेटन, एंड आई फाउंड लॉट ऑफ एरोगेंसी एंड ड्यूड। मैंने कहा आप तो यार मोनेटाइजेशन में भी इसमें, मैं इट शोज ना हाउ स्मॉल हार्टेड यू आर। मैं बिलीव मी इट डजंट रिक्वायर, बट आई सी द डिफरेंस इन दैट वाइब एंड एवरीथिंग। नो, आई फील कि ये को क्रिएशन है सर, मतलब आपकी लाइफ के थ्रू हम कंटेंट बना रहे हैं, सो दिस इज एज मच योर्स एज इट्स आवर्स। आई वुड हैव स्टिल कम एनीवे, है ना। यंगस्टर्स ऑलवेज हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू हार्ट। विजय सर पूछ रहे थे कि अरे तू पहुंच गए वहाँ पे, कैसा लग रहा है? मैं सर आई एम एब्सोल्युटली एट होम, जोश टाइप यंगस्टर, एंड व्हाट अ ग्रेट टीम। मैं वैसा घर पे हूँ ना, वैसे महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, आई स्वेयर। सीरियसली थैंक यू, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतने खुल के बातें करी। नहीं सीरियसली यार, बोथ दिस मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। और अगली बार तो मैं किसी और काम से भी आया ना, मैं तुम्हारा खून पीने पक्का। अरे सर, ऑलवेज वेलकम टू कम एंड चिल हियर। दैट्स व्हाट आई सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। फर्स्ट आई वुड लाइक टू मीट आंटी जी, योर मदर। ओके, कूल। दैट्स ऑलवेज बीन, दैट्स व्हाई पहली चीज़ मैंने ये पूछा, घर पे कौन कौन है, है ना। दैट मैटर्स मोर टू मी देन एनीथिंग एल्स। जी सर। Please convey my regards to your mother also. I'm sure she's watching this. She's a very big military podcast fan, so अच्छा, I'm sure you can say it like yourself. मैम नमस्कार एंड जय हिंद टू यू। आई विश मैं आपसे मिलता आज, है ना, बट इसने बदमाशी कर दी और मुझे यहाँ के पता लगा यू आर नॉट हियर। बट अगली बार मैं जब आऊँगा तो मैं इससे बाद में और आपसे मिलने पहले आऊँगा मैम, पक्का। दैट्स माय प्रॉमिस। Thank you so Regards much. to you मैम। Thank you. Just very grateful. So I'm going to have one last request with you, which is that वो जो चीजें आपने यहाँ लाई, प्लीज यार एक छोटी सी चीज, please sir, sit, we'll hand it I to you. always work on a personal this thing यार, है ना। I don't believe in, लोग बोलते हैं ना कोई मार्केटिंग, ये वो नथिंग यार। आप पहले गेस्ट जो अच्छा लगता है मैं मन से वो हमेशा करता हूँ, you know। So grateful sir. नहीं यार, डोंट हैव टू बी, मैं बिलीव मी दिस इज प्योरली फॉर माय ओन हैप्पीनेस। ये 2 चीजें हैं ना जो मतलब मेरे को सिंबलाइज भी करती हैं, जी, मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब भी हैं।
एंड पहले मैंने सोचा मैं क्या लेकर के चुनाऊँ, है ना, रणवीर के लिए. देन मेरे पास में एक स्कल था, बट वो स्कल थोड़ा, है ना, मैनेज नहीं हो पाया मुझसे उस समय ना लाने में. सो आई थॉट कि इट कैन बी अप्रोप्रिएट, प्रॉब्ली शायद अच्छा लगेगा तुझे. मन से इसलिए मैं लेके आया. इट्स ओवरवेलमिंग. एयरपोर्ट पे मैंने पूछा मैं ले जा सकता हूँ, कहते हैं सर नहीं, मैं बिलीव मी आई कैन. एंड देन फाइनली आई बॉट इट. So this is, just to remind you, this is insignia of army. I have not put it crest of the unit intentionally. This you can place it on the maroon beret, and this is for you. Thank you, sir. This is a weapon of Gurkhas, kukri. A small thing. Kukri comes in different shape and sizes. जी. रणवीर, and ये जो इसकी shape दी जाती है ना, it is with a particular reason. ये cut भी जो होता है ना, this is also with a purpose. When you slay someone and operational this thing, तो blood यहाँ तक आकर के drips down so that, है ना, it doesn't spoil your hand. So there is a reason, purpose to this. ठीक है. And इसमें दो छोटी छोटी ये भी हैं. कई लोगों को पता ही नहीं होता. They think it is ceremonial. But if there is some smart man like you and me, then I know how to use it. And you can use this also. Wow. ठीक है. And this is to place inside the belt. So you can always place it here. It is Overwhelmed, sir. Overwhelmed. Now, believe me, it is purely for my own happiness and for you. God bless. थैंक यू सर. आई होप जो इस पॉडकास्ट को ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे, प्लीज यूट्यूब वीडियो देखिए टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज गिफ्ट्स आर. अरे नहीं. थैंक यू सर. आई एम लाइक थोड़ा स्पीचलेस. मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ आप लोगों से. अब इतना सब कुछ तो मुझे नहीं आता, बट हाँ, कई बार कोई बोलता है सर लाइट ये वो, मैंने कहा यार मैं सर बोल सकता हूँ, है ना, उतना ही आता है. तो यूट्यूब चैनल पे सोल्जर अनप्लग शुरू किया था, बट वो 2 महीने हो गए हैं, मैं उस पर कुछ काम ही नहीं कर पाया. बट आई एम हाईली मोटिवेटेड आप लोगों को देख करके. मैं जाने के बाद में नॉट विद दिस क्वालिटी, बट मैं पक्का उसको एक रूटीन बनाऊंगा कि टाइम टू टाइम आई गेट कनेक्टेड टू पीपल एंड यंगस्टर्स, एंड मैं उसको एक शेप दूंगा. सोल्जर अनप्लग जो चैनल है यूट्यूब पे. आई थिंक यू विल बी अ फैंटास्टिक पॉडकास्टर सर. कोशिश करूंगा यार, सीख के जा रहा हूँ कुछ आप लोगों से. हाँ, और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हक के साथ फोन करके बताऊंगा, बॉस बताओ आप लोग क्या करना है. Always sir. Again, speechless. I don't know what to say, but I hope even we have been some part of your journey, sir. Yes, like, inseparable part of this. While we've spoken a lot about the Indian military, these episodes have been about you. मतलब ये आपके बारे में. And नहीं है, मेरे बारे में तो क्या है? It's just about us. I feel कि इंटरनेट ने आपको just अभी जानने की शुरुआत की है. So there's a lot more you have to give even the internet. And looking forward to it, sir. That's all I'll say. Thank you so much, Ranveer. It has been great pleasure and honor. Thank you, sir. Being here. Thanks. Salute to you, sir. Thank you for your service. And Jai Hind. Jai Hind to you. God bless. तो दोस्तों, ये था आज का बहुत स्पेशल एपिसोड कर्नल बहरवान के साथ. मुझे खुद मिलिट्री एपिसोड्स करना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप में से, ऑडियंस मेंबर्स में से किसी का भी सब्जेक्ट ये है मिलिट्री, तो हमें बताइए कि हमें और किसको लेके आना चाहिए इन पॉडकास्ट पर. और बहुत पॉडकास्ट बचे हैं भारत में. हमारे फौज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैं आपसे रिकमेंडेशंस चाहूँगा. और डेफिनेटली अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो कर्नल बहरवान सर को फॉलो कीजिए उनके सोशल मीडिया पर. और डेफिनेटली इस एपिसोड को हर किसी के साथ शेयर कीजिए. जय हिंद दोस्तों.